बेटा बचा हुआ, रिमेनिंग। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि इट मींस रिमेनिंग, बचा हुआ। मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम सीड में क्या होता है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस कंज्यूम्ड हो जाता है, लेकिन कुछ में क्या होता है ये बच जाते हैं। The remaining part of nucellus converted into another food storing tissue that we call as perisperm. Clear है? Differentiating factor between both tissue is that perisperm is diploid emerging from nucellus while endosperm is diploid. Yes? हाँ जी, पेरिस्पर्म का प्लेटो लेवल क्या होता है? Perisperm is diploid in condition since it belongs to parent body, and the endosperm it has formed after fertilization, that is the triple fusion, means तीन haploid cell का fusion था। सेंट्रल सेल, हेलो हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? तो कभी कभी आपसे क्या पूछेगा कि व्हाट इज द प्लेडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म, तो इट इज, ट्रिपल फ्यूजन वाला समझा दो ना एक बार। वो अभी आगे आएगा, अभी आगे आएगा ना, तो फिर से वो आएगा, अच्छे से आएगा, अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग आगे बहुत सारे डायग्राम पढ़ने वाले नेक्स्ट इसमें। तो मैंने क्या बोला कि एंडोस्पर्म में क्या होती है, इट इज ट्रिपलेट इन कंडीशन दैट इज इमर्ज्ड फ्रॉम द ट्रिपल फ्यूजन, मींस इनिशियल कंडीशन में जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो n+n के फॉर्म में होती है, वो 2n के फॉर्म में नहीं होती है। क्या बोला मैंने? वो n+n के फॉर्म में होती है, 2n के फॉर्म में नहीं होती है। हम लोगों को पता है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, क्या होता है जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो एक के साथ फर्टिलाइज करेगा, दूसरा करता है सेंट्रल सेल के साथ, दैट इज द पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसी टाइम क्या बनता है, ये 2n प्लस एक n बन जाता है, दैट इज द ट्रिपल n। फिर फर्दर ये डेवलप करते करते क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनाता है। सो इट इज इन इनिशियली इट इज डिप्लॉयड इन कंडीशन। क्लियर है क्या? तो पेरिस्पर्म इज इन डिप्लॉयड कंडीशन, वो डिप्लॉयड में रहेगा, एंड एंडोस्पर्म इज द ट्रिप्लॉयड कंडीशन। इतना क्लियर है? एंड देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस्पर्म। इट इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू emerges from nucellus, found only in some families। मैंने पॉइंट लिखा था in some seed, in some fruits, these kind of food storing tissue is present। क्लियर है? लाइक कैरियोफाइलेसी, एमरेंथेसी, पोर्टुलेसी, पोर्टुकैलेसी एंड जिंजीबेरेसी। ये आपको नाम नहीं जानना है, नाम से मतलब लिखना, बस ऐसा होता है पेरिस्पर्म। आपको सिर्फ इतना जानना है, इट इज द रेमनेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। प्लेडी लेवल क्या होगा, 2n होगा। क्लियर है क्या? वेयर इन द एग्जिस्टिंग एम्ब्रायो sac in which these are densely packed food within the seed। समझ में आ रहा है क्या? जो हम लोगों ने इंटीग्रेंट्स पढ़ा था ना, आउटर इंटीग्रेंट, इनर इंटीग्रेंट, दैट इज एंड न्यूक्लियस, ये वहीं से बनते हैं, वहीं से ट्रांसफॉर्म होते हैं। एंड एंडोस्पर्म सीड इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द पेरिस्पर्म दैट ट्रांसफॉर्म इनटू इट इनटू द एम्ब्रायो। इससे फिर फर्दर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म क्या करता है, इसी पेरिस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एम्ब्रायो को प्रोवाइड करता है। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? आई एम टेलिंग all of you that please try to keep concentrating on the board। अपना बार बार कैमरा ऑफ ऑन ऑन करने की जरूरत नहीं, जो जिसको जो कंफर्टेबल लगे उसी आप मोड में रहें, ज्यादा कैमरा ऑफ ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या होता है? पॉइंट्स लिखने हैं हमें। हाँ, ये सारा पॉइंट्स आपको लिखना है। मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया है ना, मैंने ग्रुप में शेयर किया है लास्ट क्लास का, ये सारे पॉइंट, सारे डायग्राम। तो ये सारे पॉइंट पेरिस्पर्म अगर इजीली मेमोराइज होता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज वैसे आप पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म का डिफरेंशिएट तो होना चाहिए। क्लियर है क्या? द एंडोस्पर्म इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फूड स्टोरिंग सीड टिश्यू। इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी endosperm nucleus within the embryo sac। During this fission, the three haploid nuclei unite together to produce a triploid nucleus, means 3n condition। It will be in 3n condition। क्लियर है क्या? आप सबको क्लियरली दिख रहा है? साइज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर सही है।
Endosperm is formed due to the repeated cell division by mitosis, so that it can capable of food storage for the embryonic development. फिर further ये endosperm क्या होता है, during embryonic development it is completely consumed up and it some seeded, it remains after the embryonic development. So during germination it provide nutrient to the embryo. Clear है क्या? And it is considered as polyploid. Further ये क्योंकि multiply करते रहता है. Primary endosperm nucleus बनाता है. Primary endosperm cell से क्या बनाता है? Primary endosperm nucleus. So वो n+n और 2n में क्या फर्क होता है? फर्क क्यों नहीं होता है? n+n क्या होता है? ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं. हाँ. n+n में क्या है? ये फ्यूज नहीं हुए हैं. और 2n में है ये फ्यूज कंडीशन है. इसे हम लोग डिप्लॉयड कंडीशन नहीं बोल सकते हैं. ये डिप्लॉयड कंडीशन है. समझ रहे क्या? n+n एक हैप्लॉइड प्लस एक हैप्लॉइड होगा ना? हाँ, ये हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड है. यहाँ पर क्या है? कंप्लीटली एक न्यूक्लियस के अंदर होता है. ये फ्यूज हो जाते हैं. क्लियर है क्या? हाँ सर, क्लियर है. सबको क्लियर है? हाँ सर। इसके लिए आप लोग स्पेस छोड़ दो. जो मैंने आप लोगों को फोटो शेयर किया है उससे आप लोग लिख लेना. ठीक है? मैंने ग्रुप में शेयर किया है. क्लियर है? हाँ सर. और थोड़ा आप लोग नोट्स नीट एंड क्लीन बनाओ ताकि आपको रिवीजन के टाइम पढ़ने में इजी हो. समर्थ, खास करके आप, रितिका आप भी. आपकी राइटिंग उतनी अच्छी है. राइटिंग अच्छे से, मतलब अच्छे से लिखना है. ठीक है ना? क्योंकि राइटिंग बहुत जरूरी है और ताकि आपको इजीली समझ में आए. समर्थ आप भी. कहीं ऐसा ना हो कि आप भी लोग अपना खुद राइटिंग समझ ना पाओ. आगे बढ़ो क्या? आप एक बार खुद से एंडोस्पर्म को एक बार डिफाइन कर दो ना, मतलब शॉर्ट में. शॉर्ट में ये कि इट विल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. क्या बोला मैंने? इट विल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. पेरिस्पर्म क्या होगा? इट विल फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम न्यूसेलस, since it is the remnant or remaining part of the nucellus. Clear? अच्छा, फिर वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहाँ से आएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म बेटा सारा चीज यहीं पढ़ लोगे. हम लोग अभी एम्ब्रियो तक पहुंचे नहीं है ना. हम लोग पढ़ेंगे मेगा गेमेटोजेनेसिस, मींस मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा. वहां पर हम लोग एम्ब्रियो पढ़ेंगे, एंटीपोडल्स पढ़ेंगे, पोलर न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, एग apparatus पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? सिनर्जिड्स पढ़ेंगे. तो वहां तक पहुंचने तो आपको समझ में आ जाएगा ना. ओके सर. फिलहाल आपको एंडोस्पर्म उसमें आएगा ना सब? हाँ, वो डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे ना तो वहां पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. आगे बढ़ो क्या? हाँ सर. तनुश्री, आर्यन. हाँ सर। हाँ सर. हाँ, ये भी मैंने आपको थोड़ा सा और डिफरेंस करने के लिए बताया था ताकि आप और अच्छे से समझ सको. देखो मैंने हर वो पॉसिबिलिटीज आपके लिए अवेलेबल कर रखा है जिसकी वजह से आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो. जैसे आपको और इजीली समझना है पेरिस्पर्म को. बेसिकली पेरिस्पर्म क्या होता है? इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? न्यूक्लियस से. यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस ना, बेसिकली इट इज न्यूसेलस. ठीक है ना? जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन आपको न्यूक्लियस का भी मिलेगा. तो इट इज ओरिजिनेशन कहां से होगा? न्यूक्लियस का. आपको यहाँ पे करेक्शन करना है. ये प्रिंटेड गलत है, एक्चुअली होना चाहिए था न्यूक्लियस. एंड एंडोस्पर्म क्या होता है? इट इज प्राइमरो एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्लियर है? क्रोमोसोमल मेकअप देखा जाए तो द पेरिस्पर्म इज डिप्लॉइड सेल एंड इट इज द ट्रिप्लॉइड सेल. क्लियर है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है. हाँ सर. एंडोस्पर्म बेसिकली अगर कोई स्ट्रक्चर सराउंड करता है तो वो किसको व्हाट वी कैन से? पेरिस्पर्म सराउंड्स द एंडोस्पर्म. और ये किसको करता है? एम्ब्रायो को सराउंड करता है. क्लियर है? अगर इसके नेचर में दिखाया जाए इट इज ड्राई एंड इट इज सॉफ्ट. क्लियर है? दिस पेरिस्पर्म इज एब्सॉर्ब्ड बाय एंडोस्पर्म, इसलिए खत्म हो जाता है. कहीं कहीं क्या होता है? ये बच जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं. क्लियर है क्या? वो न्यूक्लियस का पार्ट जो बच जाते हैं दैट इज द पेरिस्पर्म. एंड फ्रॉम दिस एम्ब्रियो एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म. क्लियर है क्या? अगर देखा जाए वही मैंने जो कुछ देर पहले नाम लिया था कैरियोफाइलेसी,
एमरेंथेसी, पोर्टुलेकेसी एंड जिंजीबिरेसी, ये फैमिलीज है, आपको इनके फैमिलीज में नहीं जाना है। एंडोस्पर्म मैक्सिमली ऑलमोस्ट सारे सीड में पाए जाते हैं। तो वी हैव टू, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सीड, एंडोस्पर्मिक प्लस नेक्स्ट वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक। तो वहां पे आपको कुछ एग्जांपल में लिखाऊंगा, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अगर पेरिस्पर्म जिसमें बात करेंगे, जैसे कॉफी हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, शुगर हो गया एंड बीट्स वगैरह। अगर एंडोस्पर्म वाली बात करें तो टोमेटो, ग्राउंड नट, सीरियल्स एंड ग्रेन्स, इन ऑल दीज वी हैव एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बजाय आप लोग न्यूसेलस कर लेना, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ो, किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। ये सर आप लोगों को दिखाई दिया था, एक बार और देख लो अच्छे से। हाँ जी, हेलो, यस सर। सर कैलोस बोलो। प्लग्स क्या है? क्या बेटा? सर कैलोस प्लग्स। अच्छा, कैलोस प्लस मैंने कल आपको बताया था कि ये क्या होता है कि इसको ना बैक साइड आने से रोकता है। कैलोस वगैरह कुछ केमिकल्स का डिपोजिशन होता है सो दैट इट कैन नॉट बैक फ्लो। क्लियर है क्या? देख, आपको दिख रहा है ना समवॉट कुछ ये गेट टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, ताकि ये जो वेजिटेटिव सेल है और जर्म सेल है ये बैक साइड जा ना सके। अगर कोई फॉर एग्जांपल दिस इज द कंप्लीट ट्यूब, अगर इसको ये फर्दर कहीं मूवमेंट कर रहा है, अगर इसके अंदर के रास्ता में बंद ना कर दूं तो क्या ये वाला कंटेंट पीछे भी आ सकता है क्या? हाँ। इसीलिए ये कैलोस प्लग का डिपोजिशन होता है। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? नहीं सर। वैसे मैंने आपको ये सारा डायग्राम आपको भेज रखा है ग्रुप में, ग्रुप चेक किया आप लोग, वहां मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको पीछे करो ना। स्क्रीनशॉट लेना है क्या आप लोगों को? तो वो देखना था, कुछ लेबल्स बाकी थे। वैसे मैंने ग्रुप में शेयर कर रखा है। तो बट कल आपने बताया था कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्लस 2 मेल गैमेट्स दोनों तीनों मिला के स्पर्म सेल फॉर्म करता है ना? नहीं तो स्पर्म सेल में दो ही होगा ना बेटा, दो मेल गैमेट। हाँ सर। आपने ऐसा लिखा है क्या? तो उसमें फिर मैंने तीनों को मतलब ऐसे कंबाइन करके स्पर्म सेल लिखा था। नहीं 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 नहीं, स्पर्म सेल दो ही होंगे ना, डायग्राम में ना दो। It is followed by, basically vegetative cell is vegetative nucleus is followed by generative cell या generative nucleus in which it will have two male gamete, two sperm, so that double fertilization can occur। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर कभी लिखने में कोई डाउट हो तो लिखने से पहले आप लोग पूछ लेना कि सर ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ऐसा सही है क्या गलत है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ये भी आपको मैं दिखाई दिया था, जो जहां पर ये ओपनिंग वाला स्पेस है ना, दैट इज द माइक्रोपाइल। जो बैक साइड वाला क्या होगा? चलाजल एंड। ये दोबारा अच्छे से और आएगा। सुजाल, दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई, यहीं से पीईसी बनेगा, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एक बार नीट में पूछा गया है कि पीईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसके अंदर में क्या होगा? ओव्यूल्स होंगे। ये दो एंड है ना, दिस इज द सी एंड, दैट इज क्लाजल एंड, एंड दिस इज एम एंड, माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर है? एंड दिस इज द लॉन्ग ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज स्टाइल इन व्हिच द पोलियन ट्यूब विल एंटर, एंड हियर वी विल हैव स्टिग्मा, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। क्लियर है? एंड फ्रॉम दिस पोलन ग्रेन द पोलन ट्यूब विल बी ग्रोथ आउट वेयरएवर दे विल हैव germ pore। क्लियर है क्या? यस सर। पक्का? हाँ। बात बाकी ये सब है आपके पास। मैं इसमें ये डायग्राम आपको ये शो कर रहा है कि किस किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था कि एंथर जो कैप्सुलम होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या होता है, इट इज बाइलोब
डाइथिकस मींस इन टोटल क्या होगा, टेट्रा स्पोरेंजिएट। कुछ इस तरीके का था ना स्ट्रक्चर 4 कॉर्नर वाले सेल्स का, दैट इज द टेट्रा स्पोरेंजिएट। जहां पर क्या था कि आर्के स्पोरियल सेल्स का डिवीजन से क्या बना था, प्राइमरी पेराइटल सेल जो आउटर का सेल का फॉर्मेशन कर रहा था, इनर वाला क्या था, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। जो स्पोरोजेनस टिश्यू होगा वो क्या बनाएगा, स्पोर का फॉर्मेशन करवाएगा, मींस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, मींस आगे चल के क्या बनाएगा, वो पोलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग डेhiscence क्या बनता है ये, वो तो पोलन ग्रेन रिलीज करता है। बिफोर दैट क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जब बनेगा ये फर्दर डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, फिर ये 4 कंप्लीटली अलग अलग पहले टेट्रेट के फॉर्म में होंगे विद द हेल्प ऑफ कैलेज बैंड एंड, और फिर कौन सा एंजाइम इसको डिग्रेड करेगा, अलग अलग करेगा, कैलेज एंजाइम। एलिस। हाँ, फिर फर्दर क्या होगा, अलग तरीके से इसमें डेवलपमेंट होगा, और फिर फर्दर क्या बनेगा, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यहां तक तो आपके पास था मियोसिस, एंड फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट माइटोसिस होगा। क्लियर है क्या, जेनरेटिव सेल बनेगा और लार्ज वाला क्या बनेगा, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। क्लियर है, एंड मैक्सिमम जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। इज इट क्लियर? यस सर। फिर फर्दर आगे चल के रेस्ट ऑफ फर्स्ट 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दैट जेनरेटिव सेल फर्दर मल्टीप्लाई एंड फॉर्म 2 स्पर्म सेल या 2 मेल गैमेट। क्लियर है, दैट वी कॉल एज माइक्रो गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अब जर्म पोर यहाँ पर होती है, इंटेन की समवॉट क्या होगी, आउटग्रोथ। The vegetative nucleus is followed by sperm nucleus या sperm cell, then further ये इस तरीके से एंट्री करके क्या करेगा, पोलिनेशन के बाद ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये पोलन ट्यूब कुछ इस तरीके से एंट्री करता हुआ दिखाया है। क्लियर है, these are the synergids and these are the antipodals and these are the polar nuclei। इसमें दोबारा अच्छे से आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। बेसिकली यहाँ से है ये, हाँ सर। सर वो मेगामेटोफाइट किसे कहते हैं? मेगा गैमेटोफाइट मींस मेगामेटोफाइट। फीमेल, मेगा बेसिकली इट इज मेगा गैमेटोफाइट है, इसमें मिसप्रिंट है। मेगा जैसे यहाँ पे ना माइक्रो गैमेटोफाइट है, यहाँ पे होगा मेगा गैमेटोफाइट मींस फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ, मेगा गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को। क्लियर है, यहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके से ये वाला डेवलपमेंट यहाँ तक पहुंचा, उस तरीके से ये डेवलपमेंट करता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। आज हमको ये वाला ही प्रोसेस पढ़ना है। क्लियर है क्या? ये सीड होता है, ये सीड कोट है, ये उसका दिस इज द एम्ब्रियो एंड दिस इज द एंडोस्पर्म जो कि इसको नरिशमेंट कराएगा। फिर फर्दर जर्मिनेट करने के बाद ये बनेगा, ये कंप्लीट प्लांट, फ्लावर के बाद फ्लोरल एक्सिस, आर्टिकुलेशन, पेडिसेल, देन फिर नेक्टरी, फिलामेंट्स, इस तरीके से पेरियन, पेटल्स, सेपल्स, कैलिक्स, कोरोला, इन सबको आप लोगों को अच्छे से पता है। सर हाँ सर। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ, फिर माइटोसिस किसका हुआ? देखो मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस जो 4 बनाया, जब वो 4 कंप्लीट पोलन ग्रेन बन गया ना, फिर वहां से होता है माइटोसिस। एक बार माइटोसिस को क्या बनेगा, इनकम मतलब कि अनइक्वल माइटोसिस से क्या बनेगा, एक छोटा सा क्या बनेगा, जनरेटिव सेल, बिल्कुल छोटा सा बच्चा सुजाल के तरह। एक और नेक्स्ट क्या बनेगा, ट्यूब सेल, बिल्कुल बड़ा सा बड़ी सी बच्ची। बड़ा कौन है क्लास में, मतलब थोड़ा हाइट वेट के हिसाब से, समर्थ क्या, हाँ समर्थ। तो ये क्या ट्यूब सेल कौन हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। उसके पीछे पीछे जेनेटिव सेल मूव करता रहेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। और फिर वो दूसरा माइटोसिस किधर हुआ सर? दूसरा माइटोसिस यहीं पर होगा ना, जैसे यहाँ पर आपको एक सेल दिख रहा है, यहाँ तक पहुंचने में इसी स्पर्म सेल में जो एक आपके पास जो जेनेटिव सेल था, इट विल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल। तो एक माइटोसिस तो यहाँ पर हो गया, दूसरा माइटोसिस यहाँ पर हुआ। नहीं समझ में आया? समझा। पक्का? और एक हाँ। इसके पीछे होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल के पीछे पीछे रहेगा, and it will, the generative cell will float on the cytoplasm of, generative cell will float in the cytoplasm of वेजिटेटिव सेल। ये आपको सवाल पूछा था, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़ूं?
हो गया सर, हाँ। किसी को कोई डाउट है? मैंने सर सारा, सेकंड माइटोसिस का वापस बोल सकते हो? मैं आपको वापस नहीं, खुद 10 बार बता रहा हूँ। सेकंड माइटोसिस। ये क्या है, पोलन ग्रेन बन चुका है, डेसेंस हो चुका हाँ। है। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि these gametophyte that pollen grain further multiply by mitosis, that is unequal mitosis। क्या बोला मैंने? अनइक्वल माइटोसिस। एक छोटा बनाएगा स्मॉलर, एक बनाएगा लार्जर। क्लियर है? स्मॉलर इज नोन एज जेनरेटिव सेल, लार्जर इज नोन एज ट्यूब सेल और वेजिटेटिव सेल। क्लियर है? इसको गाइड करता है। और वेजिटेटिव सेल का वैसे मैंने आपको साथ फंक्शन में लिखाया हूँ। फिर फर्दर क्या करता है ये जेनरेटिव सेल, आगे चल के यहाँ तक पहुंचने में इसी बीच वो डिवाइड करता है। इसलिए आप डायग्राम में देखो, पहले एक सेल है, अब ये दो हो गया है। क्लियर नहीं है क्या? हाँ सर, समझा। पक्का? तो एक सेल एक से मिल जाएगा, दूसरा किससे बनेगा? सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस से। सर मतलब वो जो जनरेटिव सेल का होता है वही बता रहे हो क्या आप? वो दो नॉन मोटाइल गैमेट्स बनाता है। हाँ हाँ, वो जेनेटिव। अच्छा, आपको ये नहीं पता, जेनेटिव सेल के बोलते हैं जर्म सेल, उसी को हाँ बोलते हैं सर। मेल गैमेट। तो वहां पे सेकंड माइटोसिस होगा ना? हाँ हाँ, मतलब पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। अब तक क्या हो रहा था? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म टू सेल स्टेज में पोलन ग्रेन्स का रिलीज हो रहा था। नेक्स्ट क्या होगा? पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट में जो रेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है? थ्री सेल स्टेज में डेवलपमेंट होता है। मैंने आपको पॉइंट लिखाया था ना, टू जर्म सेल या टू जर्म सेल प्लस वन वेजिटेटिव सेल, लिखाया था क्या? हेलो, लिखा था। हाँ सर। आप लोग क्लास में नहीं हो क्या? सिर्फ दो ही बच्चे बोल रहे हैं मुझसे। है है सर। सर, है सर। है सर। तो फिर आवाज आनी चाहिए, मालूम चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अदरवाइज फिर पता नहीं सो रहे हो क्या कर रहे हो। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। बढ़ते ना सर। हेलो, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है क्या? दिख रहा है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। अब लोग जो हम लोगों को पढ़ना था डिफरेंस, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं जो फिलामेंट्स अटैच था किससे, फनिकल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर्स। अच्छा, मैं आपको डायग्राम पहले से पहले दिखा दूं। दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर। एक मिनट। हेलो,
ये वाला पार्ट है ना फनिकल, हाँ सर। कभी कभी क्या होता है हाँ यहाँ सर। पर कुछ फिलामेंट्स का अटैचमेंट होता है। एक तो यहाँ पर आपके पास फिलीफॉर्म apparatus है, ये भी पोलेन ट्यूब को गाइड करता है अंदर जाने के लिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कुछ फिलामेंट्स का डेवलपमेंट होता है, where it will guide to the entry of pollen tube in the embryo sac. समझ? हेलो। हाँ सर। Sometimes, सर आपका आवाज नहीं sometimes, आया सर, लास्ट में क्या बोला आपने? sometimes in some plant, some flower, some embryo sac, there is some filamentous structure which is attached to the funicle. Sometimes it is attached to the placenta, which help in guiding to the entry of pollen tube. That filament is known as obturators. क्या बोलते हैं? obturators. मैंने उसमें लिखा रखा आपको, दिख रहा है आपको? कोई कहाँ पहुंच गया वो? हाँ, मैं क्या बोल रहा था? ऑप्ट्यूरेटर्स के बारे में। तो ऐसे फिलामेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्ट्यूरेटर्स बोलते हैं। इट हेल्प्स इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब। फंक्शन क्या होगा? इट गाइड द पैसेज ऑफ, कोई खास बात है क्या? समझ में नहीं आ रहा किसी को? समझ रहा है सर। आ रहा है सर। हाँ, मैंने क्या बोला? इट हेल्प्स इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड इनसाइड द ओवरी। पोलन ट्यूब का एंट्री कहां से होगा? माइक्रोपाइलर एंड से, क्योंकि पोर वहीं पर है। माइक्रोपाइलर पोल, जो स्पेस थी ना जहां पर एंटीगोमेंट्स का लेयरिंग कवरिंग नहीं था। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंटीगोमेंट्स, आउटर एज वेल एज इनर। समझ रहे हो क्या? हेलो। यस सर। So the pollen tube will enter through micropylar end through the micropylar pole. मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था ना माइक्रोपाइलर पोल के बारे में। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? जो उसके ऊपर वाला रीजन था, ऊपर वाला स्पेस था, उस एंड को हम लोग बोलते हैं। से कवर नहीं होता। हाँ, वेयर सवाल ये पूछी जाती है कि नेम द रीजन वेयर द इंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। यह सवाल आपसे ये पूछेगा कि नेम द प्लेस वेयर द पोलन ट्यूब एंटर्स, या एच विच साइड और एंड द पोलन ट्यूब एंटर्स। तो क्या होगा? चलाजल एंड ना? हाँ सर। हाँ सर। माइक्रोपाइलर पोल। लाजल एंड बेस होता है माइक्रोपाइलर। मैंने सवाल क्या पूछा, आपने सुना क्या? हाँ सर। आप दोनों बात में हाँ कह रहे हो। तो सच्ची में सुना क्वेश्चन। मैंने क्या पूछा था? कौन से एरिया जिसमें इंटीग्यूमेंट से कवर नहीं होता? नहीं, मैंने ये पूछा था ना कि नेम द प्लेस। मैंने सवाल क्या मैं खुद भूल गया। वही पूछा था जो ऋतिका ने बोला। नहीं, मैं नेम द प्लेस वेयर द इंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट और द पोलन ट्यूब एंटर्स, ये सवाल था। तो इट इज द नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। चलाजल एंड अलग है ना, जहां पर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन माइक्रोपाइलर एंड्स आर दोज एंड वेयर द इंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, एंड सो दैट through that pole the pollen tube enters into the embryo sac. क्लियर है क्या? यस सर। कभी आपने नाम सुना होगा एम्फीमिक्सिस के बारे में। मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में आपको पढ़ाया था मैंने, जहां पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्टेज के बारे में पढ़े थे। तो एम्फीमिक्सिस क्या होता है? बिना स्किन को देखे कौन बताएगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन। कैसे? मतलब फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। रितिका, बिना स्क्रीन देखे? सर एपोमिक्सिस में
बिना फर्टिलाइजेशन के, और एम्फे में नॉर्मल वाला होता है। अच्छा, नहीं बेसिकली दीदी। एम्फी मींस दो होता है ना, where a type of sexual reproduction in which the fusion of two different gamete male plus female, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, it is male plus female to form zygote, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। एक होता है एपोमिक्सिस, it is a type of asexual reproduction where seed is formed without fertilization, where seed is formed without fertilization, no meiosis, no fertilization, ऐसे कंडीशन का क्या बोलते हैं हम लोग, एपोमिक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। एपोमिक्सिस इज अ सीड फॉर्मेशन, पार्थेनोकार्पी इज अ फ्रूट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट वी कॉल एज पार्थेनोकार्पी। क्लियर है क्या? एग्जांपल है बनाना, एग्जांपल है ग्रेप्स। इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कौन मुझे बताएगा? पार्थेनोकार्पी का बेनिफिट्स क्या है? तो मतलब वो इजी होगा फ्रूट खाने में विदाउट सीड्स। हाँ, ये जैसे अंगूर खा रहे हैं, अच्छा लगेगा कि उसमें आपको सीड मिले, ऐसा अच्छा लगेगा क्या? हाँ, इट विल बी मुझे मतलब कि नॉट सो गुड दैट सीडेड फ्रूट हम लोग खाएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में, जो माइक्रोस्पोर टेट्रेट बनाया था ना, ये अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक है, और वो पॉइंट मिस हो गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ कि लिखाया था क्या? नहीं, ये वाला पॉइंट मतलब आपको इजीली समझ में आए। स्पोरोजेनस टिश्यू में मियोटिक डिवीजन होगा, मींस मियोसिस होगा, इट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रेट। क्लियर है? और कैसे बाइंड होगा मैंने आपको अच्छे से लिखा रखा है, समझा रखा है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी लिखना किसी को नहीं है, पहले समझ लो फिर लिखना। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्स के बारे में। इंटीग्यूमेंट्स का किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर इंटीग्यूमेंट्स का फंक्शन क्या होगा। रितिका, बिना देखे आप बताओ क्या फंक्शन होगा इसका? तो वो कवरिंग है ना, तो वो ऑब्वियसली वो कोटिंग में हेल्प होगा। हाँ, सो इट डेवलप्स इनटू सीड कोट व्हेन द ओव्यूल मैच्योर्स आफ्टर, नॉट आफ्टर, बिफोर फर्टिलाइजेशन ना, फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद? सीड कोट होगा तो सर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है क्या? apart from these we have special kind of इंटीग्यूमेंट्स। पहला है, वैसे बहुत सारा होता है, आपको मैंने यहाँ पे दो ही लिखा है। एक है आपके पास एरिल। आप लोगों ने लीची खाया है क्या? लीची का मौसम आ गया, आने वाला है, पता नहीं है। खाया है सर। अच्छा, खाया क्या आप लोगों ने? हाँ, हाँ सर। जो उसके sir. जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं ना, दैट पार्ट इज नोन एज एरिल। क्या बोलते हैं? एरिल। बेसिकली इट इज अब तक हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्स पढ़ा था, इनर इंटीग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटीग्यूमेंट्स। वी हैव थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्यूमेंट्स which develop from funicle at the base of the ovule that we call as eril. जैसे एग्जांपल है मेरिस्टिका, एफोडेलस एंड लीची। तो आपको लीची नाम याद रखना है, ठीक है? तो कौन सा इनर नाम? आउटर दोनों सीड कोट ही फॉर्म करेंगे इंटीग्यूमेंट्स। नहीं, हाँ ये देखो, ये सीड कोट फॉर्मेशन करेगा ना वो, जो यहाँ पर इनर है। आउटर दोनों। हाँ बिल्कुल। कभी आपने लीची का अगर खाए होंगे, एक तो उसका आउटर कोट था ना, जिसको हम लोग निकाल के फेंकते हैं, उनके हाँ। साथ में एक पतली पतली सी लेयर भी होती है। हाँ सर। हाँ सर। These are also kind of seed coat formation. लेकिन लीची में क्या होता है, we have special kind of इंटीग्यूमेंट्स जो कि एडिबल है। क्लियर है क्या? दूसरा होता है, नाम सिर्फ जानना है, एक होता है कैरेंकल। बेसिकली इट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ आउटर इंटीग्यूमेंट्स ओवर द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर रीजन जहां से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, ये वो वाला रीजन है। इनके ऊपर से इनका प्लोरिफिलेशन होता है, दैट वी कॉल एज कैरेंकल। क्या बोलते हैं? अंकल नहीं, कैरेंकल। हाँ, कैरेंकल। एग्जाम्पल है कैस्टर। लिखने से पहले आप इसका डायग्राम देख लो। कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये वाला रीजन क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरिल बोलते हैं। और ये वाला रीजन क्या है? फनिकल है। यहाँ इसके अंदर क्या होगा? फनिकल टिश्यू होगी, which is the connecting part to the एरिल।
आपको नीचे वाला देखने की जरूरत नहीं है, वैसे ये उसका इंटरनल व्यू है। क्लियर है क्या? और क्लोज व्हाट यू कैन से जूम्ड व्यू। और अच्छे से क्लियरली समझना है, मैंने एक डायग्राम और आप लोगों के लिए ऐड किया है, ये वाला देखो। ये तो आप लोग खाते हो? ये थोड़ी ना खाते हैं, हाँ बेटा। ये नहीं खाते ना सर बाहर का। अच्छा, ये बाहर का ये कंप्लीट फ्रूट है ना, ये वाला पार्ट खाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं। Ariel. क्या बोलते हैं? दिस इज द सीड, एरियल ऑल दीज आर द कोट्स, एंड इट इज द फ्रूट कोट। ओवरीवाल क्या बनाएगा? फ्रूट कोट बनाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर, नहीं समझ में आया? आया। समझा। डायग्राम मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। अगर भूल जाओ ना तो हम लोग सबको मैं क्या पता क्या करूंगा, रस्सी में मतलब पैर में रस्सी बांध के पंखे पंखे पे लटका दूंगा। तो इसका सीड कोड किधर होता है, तो कैसा होता है? यही तो उसका सीट कोट है। अच्छा एरिल ही होगा, हाँ। हाँ, इसमें ऐसा होता है, सब में नहीं होता है ना। हाँ, क्लियर है? सर, हाँ सर। तो लेकिन दोनों इंटीग्यूमेंट्स कोटिंग में हेल्प करता है ना? लेकिन ये अलग टाइप का इंटीग्यूमेंट्स है। आपने कभी ये थिकी फ्लेशी कोट देखा है क्या? आप नहीं। ग्राम देखो, आप मूंग देखो, आप कोई नाम बताओ, सीरियल्स बताओ। जैसे आप वो ले लो, राइस का ले लो, हाँ उसमें सर। नहीं होता है ना इस टाइप का, उसमें अलग टाइप पतली सी होती है। इट इज फ्लेशी इंटीग्यूमेंट दैट वी यूज एज अ फूड। काफी टेस्टी होता है, अच्छा होता है। नाम लेने से माउथ में देयर इज सलिवा का सेक्रेशन होता है ना। तो जल्दी से आप लोग ये वाला पॉइंट लिखो, 2 मिनट में लिख लोगे क्या? हाँ हाँ सर, सर। सर। 2 मिनट में जल्दी लिखो। अच्छा, आप लोगों को रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को वीडियो से प्रॉब्लम है क्या? इससे ये होता है ना, मैं वीडियो ऑन प्ले इसलिए बोल रहा हूँ ना, ऐसा दैट आई फील दैट स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, और जो सामने वाला टीचिंग होता है ना मेथड, दैट इज मच मोर कंफर्टेबल एज वेल एज व्हाट वी कैन से अ गुड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई आई हैव सेड। अगर आप लोगों को वीडियो से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो यू कैन स्विच योर वीडियो ऑन। सर मैं स्टडी टेबल स्टडी लैम्प से कर रही हूँ ना, तो डार्क डार्क दिखेगा फिर वीडियो में, चलो इसलिए। चलो कोई नहीं। क्लियर दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है? हम जूम कर क्लियर। सकते हैं ना? क्या क्लियर आप है लोग सर। समझदार बच्चे हो फिर सब लोग? समझदार हो कि नहीं यार? वो ऑब्ट्यूरेटर्स कैसे रहते हैं, आप बता सकते हो क्या, मतलब हाँ बेटा, डायग्राम में? क्या ऑप्टिट्यूड? ऑब्ट्यूरेटर्स। उसका डायग्राम नहीं है, लेकिन समटाइम्स वो ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक टर्म है ऑप्टिट्यूड, सिर्फ जानना है उसका काम क्या होता है। तो कैसे दिखता है, ऐसा नहीं दिख सकता क्या? गूगल कर लो, दिख जाएगा बेटा। क्या? दिखता सर वापस समझाओ कि एक बार ऑपरेटर्स वाला। हेलो सर।
लिखा क्या? तो चालू किया। बेटा फास्ट लिखो। सर वापस बताओगे ऑब्जर्वेटर्स के बारे में? मैंने बताया था ना, देखो कहाँ था वो, फनी निकलना कुछ इस टाइप से था। कुछ इस तरीके से था क्या? था ऐसा कुछ क्या? हाँ सर। मैंने बताया। और यहाँ पे कुछ आपके पास समवॉट डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर था, जहाँ से व्हाट वी कैन से प्लेसेंटा टाइप का, प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है यहीं पर। और मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ फिलामेंट्स, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फनिकल से अटैच होता है। मैं तो आपको डायग्राम दिखा दूं। ये फनिकल है ना, इसी रीजन पे यहाँ पर कुछ क्या होता है आपके पास, कुछ स्पेशल व्हाट वी कैन से फ्रेगमेंट्स होते हैं, Filament. कुछ फिलामेंट्स होते हैं, जो क्या करता है, जो माइक्रोपाइल तो आएगा ना, तो माइक्रोपाइल एंटी जो करेगा, मतलब कि पोलन ट्यूब, उसको ये गाइड करता है। कौन? ऑप्ट्यूरेटर्स, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्ट्यूरेटर। तो बट वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी करता था ना? हाँ वो भी करता है। ठीक है सर। देखो ना, एक तो जैसे कोई बड़ा आदमी है, तो उनके साथ साथ लोग, एक तो साथ में गार्ड आता है, प्लस जो किसी आप लोग बड़े आदमी के यहाँ जाएंगे, तो वहां पे भी तो कोई गार्ड वगैरह होता है ना, आपको गाइड करने के लिए कि हाँ मैम, मैम इधर जाइए, मैम उधर जाइए, या सर उधर जाइए। ऐसा होता है क्या? होता है। वैसे कोई खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है नहीं ये। लिखा क्या? नहीं हुआ सर। एक मिनट। कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलो? हाँ हाँ सर। सर। ये वाला रीजन है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिवेटर दिख रहा है ये वाला? हाँ सर दिख रहा है। क्लियर है? हम्म। हाँ रितिका, सर। सुजाल, हाँ सर क्लियर। हाँ सर।
और आप लोग इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इंस्टेंट करते रहो। पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है आप लोगों को ना? ऑफलाइन अच्छा। क्या करोगे, कोविड है ना आप लोगों के लिए। मैं तो समझ में आ रहा है ना, बस मैं इतना सुनना चाह रहा हूँ। क्लियर है सर। आ रहे हैं सर। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पे से। होगा। नीट का तो कर ही लोगे, मैं अपना क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अब मेरा वाला क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ। आप कौन सा हाँ बेटा, आप कौन सा पूछोगे? अच्छा कौन सा पूछता तो हूँ, उसका जवाब जो मिलता है बीच बीच में, हाँ। हो गया क्या? नीचे सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे ना सिर्फ एरियल इंपॉर्टेंट है। हो गया? हाँ सर। सर इंटीग्यूमेंट वाला बाकी है। सर मैं फोटो ले लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ अभी। तो इंटीग्यूमेंट हो गया तो जल्दी करो ना, 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगेगा, जल्दी कर लो। फोटो फोटो के चक्कर में रहो, फोटो फोटो के चक्कर में रहोगे ना फिर बहुत कुछ छूट जाएगा। हाँ सर हो गया। एवरीवन, हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्यूमेंट्स, कि कितने इंटीग्यूमेंट्स हैं उसके बेस पर कितने कितने टाइप्स का इंटीग्यूमेंट्स आपके पास है। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव ओनली वन इंटीग्यूमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि वी हैव टू इंटीग्यूमेंट्स, इनर एंड आउटर। ऐसा भी पॉसिबल है कि इंटीग्यूमेंट्स हो ही ना। तो पहला आप लोग पॉइंट लिखो यूनिटैग्मिक। क्या बोला मैंने? यूनिटैग्मिक। क्या बोला मैंने? मींस ऐसा ओव्यूल हैविंग single integuments, means we can say single integumented ovule that we call as unitagmic। ऐसा क्लियर है? यूनिटैग्मिक ओव्यूल। एग्जाम्पल है, मुझे भूमिका बताएगी कि गैमोपेटली कंडीशन किसे बोलते हैं हम लोग, गैमोपेटलस किसे बोलते हैं? भूमिका, हाँ सर। गैमोपेटलस क्या होता है? वी हैव टू टर्म ना, गैमोपेटलस पॉलीपेटलस। बोलो।
हाँ जी, जल्दी बोलो। हाँ सर को याद नहीं आ रहा मुझे। मान लो एग्जाम में आ गए नीट में, फिर क्या करोगे कि बोलोगे अरे याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं है फिर तब। कोई 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 बताएगा क्या होता है सर गामा पटली? एनीवन? सर जिसमें सब हाँ जिसमें, हाँ जिसमें सर जिसमें पूरा एक पेटल होता है, मतलब पूरा एक ही होता है वो, ऐसे मतलब अलग अलग पेटल्स नहीं होते ऐसा। मीन्स पेटल्स आर फ्यूज्ड, ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ राइट। हाँ तो ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि मैं आंसर को राइट कहना आसान होता है, आंसर बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप वो डिफिकल्ट वाला काम किया करो, इजी वाला नहीं। मीन्स ऐसा कंडीशन सबको क्लियर है क्या? गैमा पेटलस पॉलीपेटलस? हाँ सर। हाँ, हाँ तो अगर सर। सिंगल होगा तो सिंपली वो सिंगल रहेगा, अदरवाइज इट विल बी गैमो एज वेल एज पॉली अगर मल्टीपल पेटल्स रहेगा तो। क्लियर है क्या? एग्जांपल है ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ गैमोपेटली प्लस जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होता है सिंगल एंटीगोमेंट्स पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास बाइटेगमिक, इसमें क्या होता है ओव्यूल हैविंग टू एंटीगोमेंट्स, मींस टू एंटीगोमेंट ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं बाइटेगमिक ओव्यूल। एग्जांपल है मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, जैसे एक होता है पॉलीपेटलिस कंडीशन दैट इज कैप्सुला एंड मोनोकोट्स, ये सब के सब क्या है टू एंटीगोमेंट्स वाले कंडीशन। Bitegmic. हाँ, नेक्स्ट है आपके पास एडेगमिक, ऐसा कंडीशन जहां पर एंटीगोमेंट्स हो ही ना, मींस एंटीगोमेंट्स आर एब्सेंट, मींस अटेगमिक ओव्यूल। एग्जांपल है नॉट ओएलएक्स, इट इज ओलेक्स। नेक्स्ट है लिरियोसमा, नेक्स्ट है लोरेंथस, नेक्स्ट है सेंटेलम। सेंटेलम पता है क्या? नहीं सर। चंदन नाम सुना आप लोगों ने? चंदन लकड़ी, हाँ। चंदन वुड, दैट इज द सेंटेलम, इसी का नाम है। क्लियर है क्या? तो आपको सेंटेलम याद रखना है और लोरेंथस नाम याद रखना है, रख लोगे क्या? नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फॉर एग्जांपल द रिलेशन बिटवीन माइक्रोपाइल, चलाजल एंड हाइलम, इन तीन के पोजीशन के बेस पे वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओव्यूल, वी हैव 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल, और इनके ओरिएंटेशन ऑन द फनिकल में इन तीनों का ओरिएंटेशन कैसे है कि तीनों कुछ एक ही लाइन में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, क्या कोई इस तरीके से लाई कर रहा है, या कोई कंप्लीटली एक राउंड लेने के बाद फिर से कुछ इस तरीके से मतलब कि 360 वाला कंडीशन दे रहा है। ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग कि रिलेशन ऑफ माइक्रोपाइल चलाजा हाइलम विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड द ओरिएंटेशन ऑन द फनिकल। पहला बात करते हैं एट्रोपस और वी कैन से ऑर्थोट्रोपस। इसमें क्या होता है यहाँ नहीं पर? समझा मेरे को। नहीं समझा? दोबारा समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ अब समझ में आएगा ना। मैंने बोला कि ये अपने पास ये वाला कौन सा रीजन है फनिकल, दिस इज द हाइलम, दिस एंड आर द चलाजल जहां पे इंटीगोमेंट से कवरिंग होती है, जहां पर नहीं होती क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब देखो ध्यान से देखना, अगर माइक्रोपाइल यहां पर ये अपने को क्या है एक्सिस है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस एंड इज द चलाजल एंड दिस एंड द हाइलम एंड दिस इज द फनिकल। ये तीनों अगर एक ही लाइन में होगा ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है या नहीं? हाँ ये वाला देखो एनाट्रोपस, दिस इज द मोस्ट कॉमन, दैट्स व्हाई स्टार उसमें लगा हुआ है। माइक्रोपाइल ये हुआ, चलाजल ये हो गया, और हाइलम ये वाला रीजन हो गया, और फनिकल कौन सा है? दिस वन इज द फनिकल। मींस होना चाहिए था इसको यहाँ पर, है कहां पर? यहाँ पर कितना एंगल कवर किया ये? 180. 180। 180। सेंटर इसको मान लो इट इज द स्ट्रेट एंगल होता है ना, हाँ इट इज स्ट्रेट एंगल, तो 180 का हो गया। तो ऐसे कंडीशन को ऐसे ओव्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? एनाट्रोपस ओव्यूल। मींस चलाजल, माइक्रोपाइल
और ये राउंड लेने के बाद देखो ये होना चाहिए था यहाँ पर, है इस तरीके से राउंड लेके यहाँ पर, नहीं समझ में आया क्या? हाँ, दिस शुड समझा। बी, दिस माइक्रोपाइल शुड बी हियर, लेकिन एक राउंड लेने के बाद ये यहाँ पहुंच गया। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना एनाट्रोपस पहले, तो यही एनाट्रोपस है। समझ में नहीं आया क्या? समझा। ऐसे एक और कंडीशन है हेमिट्रोपस, जहां पर दिस इज द फनिकल, चलाजल कुछ इस तरीके से होता है, मींस चलाजल एंड माइक्रोपाइल ऑल दिस आर लाई हॉरिजेंटली। कैसा लाई करता है? हॉरिजेंटली। लेकिन हाइलम क्या होता है? उसके लाइन में नहीं, जस्ट बिलो लाई करता है। ऐसा कंडीशन क्या बोलते हैं हम लोग? हेमिट्रोपस बोलते हैं, मींस आधा। क्लियर है? ट्रोपस सबके लिए है, ट्रोपस कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीट्रोपस। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीट्रोपस। इसमें क्या होता है? ये समवाट इससे ज्यादा फोल्डेड है। होना चाहिए था यहाँ पर माइक्रोपाइल को, लेकिन ये यहाँ पर है। चलाजल यहाँ पहुंच गया और हाइलम यहीं का यहीं पर है, दिस इज द फनिकुलस। तो इस तरीके से MCH को अरेंजमेंट को with the body of ovule and connected to the funicle that we call as amphitropus। कुछ समझ में आया क्या? समझा। नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें क्या होता है? माइक्रोपाइल कुछ दैट वी कैन से, इसमें कुछ इसका ना बॉडी कुछ समवॉट फ्लैट व्हाट वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ शेप में अलग सा चेंज होता है। अच्छा, ये वाला शेप किसी टाइप का लग रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, ये जो आपके पास कैम्पाइलोट्रोपस है, कोई जाना पहचाना शेप लग रहा है क्या आप लोगों को? लीवर। लीवर ऐसा होता है? थोड़ा बहुत सर। अच्छा, थोड़ा बहुत। पोटैटो जैसा लग रहा क्या बोला? है, पोटैटो। अच्छा, पोटैटो लग रहा है। सर वो एक था ना सर काव लग रहा है, काव। फाइटर चलो कोई नहीं, कोई शेप नहीं है। की तरह लग रहा है। नेक्स्ट बात, ये तो अपना हो गया एम्फीट्रोपस। अच्छा, थोड़ा एम्फीट्रोपस को देखना। अगर आपको समझ में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब इसको गौर से देखोगे ना, इसका कुछ शेप आपको हॉर्स के शू जैसा लगेगा। क्या बोला मैंने? somewhat like horse shoe shape. That's why we this type of what we can say amphitropus is known as horseshoe shape ovule is known as amphitropus। इसके रिगार्डिंग आई थिंक 2000 और 90s के आसपास एक सवाल पूछा गया था कि हॉर्सशू शेप ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एम्फीट्रोपस। ठीक है। एक है कैम्पाइलोट्रोपस, उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है सर्सिनोट्रोपस, जो होना चाहिए था यहीं पर, समझ रहे हो क्या? होना चाहिए था यहीं पर, राउंड लेने के बाद फिर यहीं पर पहुंच गया, तो कितना हो गया? 360 का राउंड ले लिया, दैट वी कॉल एज सर्सिनोट्रोपस। समझ में आया क्या? हाँ नहीं समझ में? दोबारा बताऊं क्या? समझा वो सर। किस शेप का था? सर वो Campylotropus। कैम्पाइलोट्रोपस कैसे दिखता है सर? किसके जैसा दिखता है? इसका कोई शेप नहीं है, जैसा दिखता है वही है। एक्चुअली वो सर जो सर्सिनोट्रोपस है उसका बोल। तो कुछ ओपनिंग ही नहीं है, तो कहाँ से पोलन ग्रेन सेंटर का है? देखा, ओ पाथ होती है इनके पास ना, दे हैव पाथ टू इंटर। समझ रहे हो क्या? ये राउंड हो जाती, क्वाइल हो जाती है। तो थोड़ा सा इसका हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। हाँ, तो पहला अपने पास क्या है? एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, जिसमें ओव्यूल इज इन अपराइट पोजीशन, जो डायरेक्ट ऊपर था कुछ इस तरीके से था क्या? मींस MCH माइक्रोपाइल चलाजल हाइलम लाई इन वन स्ट्रेट लाइन, दैट इज द वर्टिकल, और वी कैन से स्ट्रेट ऑफ अपराइट ओव्यूल। एग्जांपल है बीटल, पीपर, पॉलीगोनम, जिम्नोस्पर्म, मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ ओव्यूल। क्या इसमें कुछ आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखा गया? दैट्स व्हाई इट इज एट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेमिट्रोपस के बारे में। हेमिट्रोपस में क्या होता है? ओव्यूल इज बेंट ऑन फनिकल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखा था क्या आप लोगों को? दिखा था। पक्का? हाँ सर। So the body of ovule is present at right angle to the funiculus
मीन्स वी कैन से इट इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्थो एंड एनाट्रोपस। आगे हम लोग पढ़ने वाले एनाट्रोपस, दैट्स व्हाई इट इज, क्योंकि एनाट्रोपस में 180 होता है ना। हाँ जी। हाँ और इसमें क्या होता है, इट इज 90 डिग्री, और ये वाला क्या होता है 0 डिग्री। एग्जाम्पल है रेनेकुलस प्राइमूला या प्राइम्यूला। क्लियर है क्या? दिस इज द हेमिट्रोपस ओव्यूल। कोई डाउट है इसमें? नहीं। होना भी नहीं चाहिए, तुम अच्छे बच्चे हो ना। नेक्स्ट बात करते हैं एनाट्रोपस, जो कई बार आपको लास्ट टू लास्ट कई बार आपको सुनाया हूँ, आज भी सुना रहा हूँ। इसमें बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंप्लीटली टर्न एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर एट का मतलब एट द रेट मत लिखना, इट इज बेसिकली दिस वन 8। इतना समझदार हो गया आप लोग? हाँ सर। नहीं सर, लास्ट क्लास में मैंने @ ही लिखा था। हाँ, उसका मतलब समझ में आया। आप लोगों को हमेशा फुल फॉर्म लिखना है। यहाँ पे जहाँ पे मैं लिखा हूँ ना MCH, वहां पे आपको लिखना है माइक्रोपाइल, चिलाजल और हाइलम। कुछ देर पहले मैं लिखा ना MCH, माइक्रोपाइल, चिलाजल एंड हाइलम एट एन एंगल ऑफ, यहाँ पर ये वाला एट दैट का मतलब है एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। मैं तो इसको इस एंगल को मैं कुछ इस तरीके से लिखने वाला था, पता नहीं आप लोग कुछ और समझ बैठो, इसलिए मैंने हटा दिया। एंड इट इज ड्यू टू द यूनिलैटरल ऑफ फनिकुलस, मींस वन साइडेड फनिकल का प्रेजेंट होना। दिस काइंड ऑफ ओव्यूल इज नोन एज इन्वर्टेड ओव्यूल। माइक्रोपाइल, चिलाजल all lie in the straight line. Clear है? Here the hilum and macropyle, they are very close to each other. थोड़ा सा डायग्राम देख लो आप लोग, कौन सा? Macropyle and hilum are the closest in maximum of the part. इसमें भी देखो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें और ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें तो बहुत सारा डिस्टेंस है। ये तो बिल्कुल उल्टा ही है। हाइलम यहाँ पर है, चिलाजल यहाँ पर है, हाइलम यहाँ पर है, माइक्रोपाइल यहाँ पर है। तो सबसे क्लोजेस्ट पोर्शन कौन सा आया? एनाट्रोपस वाला कंडीशन आया। हाँ जी, तो इट इज द वेरी क्लोज टू ईच अदर। दीज आर फाउंड इन एनाट्रोपस ओव्यूल। एग्जाम्पल आपके पास 80% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली, बट नॉट इन कैप्सुला। क्योंकि कैप्सुला में होना चाहिए था ना, कि हम लोगों ने कैप्सुला में पढ़ा था कि इट इज दैट काइंड ऑफ एंजियोस्पर्म इन विच ऑल द कैरेक्टरिस्टिक आर फाउंड इन दिस, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। क्लियर है क्या? In this, in Anatropus ovule, the micropyle facing downward, it is the most common type of ovule in angiosperm. Clear है क्या? Example आपका कैप्सुला में कौन सा है? कैप्सुला में एक अलग होता है। कैप्सुला में होता है आपके पास कैम्पाइलोट्रोपस, नीचे लिखा है ना। ऐसे इसलिए हम लोग इस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस को टिपिकल ओव्यूल। एग्जाम्पल है पी मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी, Composita family. In Capsula it is Campylotropus. It is very rare, इसलिए इसमें उसका नाम वहां पर नहीं है। क्लियर है क्या? याद रहेगा? तो कैप्सुला आपको याद रखना है, कैप्सुला का किसमें होता है? कैम्पाइलोट्रोपस होता है। और जो आपके पास कैम्पाइलोट्रोपस है ना, इट इज वेरी वेरी रेयर, बहुत कम पाया जाता है। इसने कुछ अन्याय नहीं किया, क्योंकि सारा कैरेक्टर तो दे दिया, लेकिन एक कैरेक्टर नहीं है, तो कोई बात नहीं। समझ में आया क्या इसमें? जैसे आपसे पूछे कि सोलनेसी फैमिली में कोई एग्जांपल आपसे पूछे, तो आप सोलनेसी में क्या दे सकते हो? ब्रिंजल, पोटैटो। जितने भी मैक्सिमम वेज है तो वो इसी में आते हैं ना। ब्रिंजल है, पोटैटो है, और सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलेंजना, और बताओ सोलेनम ट्यूबेरसम, और इस तरीके से बहुत सारा सोलेनम है ना। तो यू कैन राइट दोज एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीट्रोपस। अश्वगंधा भी था ना? हाँ, अश्वगंधा। वो तो मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लो, देख लेना, उसमें होगा। जितना इसमें लिखा है इतना काफी है, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस। इसमें एग्जांपल आपको मैंने आपको उसमें बता दिया। यहाँ पे एग्जांपल आपके पास मिराबिलिस, लेमना, पोपी, पेपेवर, जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने बहुत देर इसके बारे में डिस्कस किया था। पॉपी प्लांट, ओपियम पोपी। हाँ जी, याद है क्या लास्ट क्लास का सब चीज? याद था सर। हाँ। नेक्स्ट है कैम्पाइलोट्रोपस। एग्जांपल है लेगुमिनेसी, क्रूसिफेरी फैमिली, जिनमें से कैप्सुला है।
Cercinotropous ovule at an angle of 360 degree. Entire body is surrounded by funiculus. Example है Cactaceae family, that is the Opuntia. आपको मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लिखो. दो कोई डाउट है मिनट इसमें? एक बार वो कैम्पाइलोट्रोपस का दिखाओ ना. अच्छा पहले लिखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ. सर इसका प्रीवियस वाला पेज ना यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है. First. जल्दी लिखो. ऊपर से पूरा लिखना है ना, टाइप्स ऑफ ओव्यूल. मुश्किल से ये कितने लाइन में, कितना पॉइंट में है? 6 पॉइंट है इस पेज में. इसमें आप लोग कितने टाइम, 2 मिनट में लिख लोगे क्या आप लोग? हाँ जी, लिखते ना सर. 2 मिनट. तो होने पे आपको बताते हैं. तो आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहना, ठीक है? कभी भी आप लोगों का टेस्ट हो सकता है, मतलब मेरा वाला टेस्ट. तो दोनों चैप्टर ये वाला. दोनों. सर एक एक करके रखो ना, अभी लेटेस्ट वाले रखो ना पहले. हाँ सर. बेटा पहले वाला तो बहुत छोटा है ना. बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना. सर पहले सेकंड ले लो ना प्लीज. पहले वाला तो बहुत छोटा है ना, इसमें क्या दिक्कत है? इसको फिर से अलग से ले लेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा. सर अगले संडे के टेस्ट में क्या आने वाला है? आपको सिलेबस पता नहीं है क्या? सर वही हफ्ते में पता चल जाएगा. सर आप थोड़ा पहले बता देंगे तो. For this for syllabus of the next test you can consult office. सर आप आपको ही बताना होता है. हाँ जी, आप बोलेंगे सर, ऑफिस कैसे बताएगा? तो जो आप सिलेबस बोलेंगे वही तो ऑफिस रखेगा ना. अच्छा. रिजवान सर पूछते सर हमसे, फिर हम बताते सर. हम सब कुछ आपसे शेयर नहीं कर सकते ना, कह सकते क्वेश्चन आउट हो जाएगा फिर. हो सिलेबस से भरो. सर एक हफ्ते में नहीं होगा सर. फिर क्यों नहीं होगा? सर ऐसे फिर आप तो- ये 2 चैप्टर डाल देंगे सर, फिर तो ऐसा तैयार हो ना मुश्किल कि पड़ कभी जाएगा सर. आपको किसी भी टाइम 3 बजे रात आपको उठा के पूछे कि बेटा आज तुम्हारा नीट का एग्जाम है, आज तुम्हें 4 के आना है. बी रेडी लाइक रेडी. जितना हुआ है उतने में से मैं कह रहा हूँ. ओके सर. ओके सर. ऐसा कॉन्फिडेंस ले आओ अपने आप में. क्या देखो, इससे सिंपल मैं तुम्हें क्या बताऊं, और इससे सिंपल यही कि फिर मुझे हिंदी में लिखना पड़ेगा. सर नीट का सिलेबस तो पता रहेगा ना सर, हमें नहीं पता है टेस्ट का सिलेबस सर. नीट का सिलेबस पता नहीं है? सर सिलेबस तभी पता रहेगा, इसके लिए हम लोग कॉन्फिडेंस रहेगा ना सर. अभी तो सिलेबस ही नहीं पता है सर. मैंने आपसे क्या बोला कि जितना आपको पढ़ाया गया उन सब के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, किसी भी टाइम. इट में बी मेजर टेस्ट, इट में बी माइनर टेस्ट. जल्दी लिखो. आर्यन तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है? नहीं सर. दिक्कत है? हाँ सर. भूमिका, हाँ सर. मेरे क्लास में सब बोलो यार, मतलब बोलोगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा. आगे बढ़ो. नहीं सर. सर हाँ सर. इस बार क्वेश्चन बता सकते हो सर? क्या? इस बार बस बता दो, अगले बार से सब तैयार रहेंगे. हाँ कोई नहीं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? सिर्फ आपको और किसी को नहीं.
सर हम भी पूछ रहे हैं। अच्छा आपको भी चाहिए? फरहान इन्फॉर्म कर देगा सर। तो फिर ये भी समझदारी अब बात ना है कि हाँ फाइनेंस पेमेंट कर देगा। अच्छा सर को नहीं, आप लोग जल्दी लिखो, सब कुछ सिलेबस मिल जाएगा आपको। मतलब ये हाथ बहुत स्लो चलता है। चल रहा है। ठीक। तो वो थर्ड पॉइंट में क्या है, एल्जेमिक ओव्यूल क्या एटेगमिक है ना? हाँ एटेगमिक, हाँ सर वो। वो टर्म है एटेगमिक, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया, ओव्यूल इन विच इंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। जिनका जिनका हो गया वो जो लिखाया गया उसको रिवाइज करें। फास्ट लिखने का कुछ फायदा होना चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना, जब मैं अपना केमिस्ट्री क्लास अटेंड करता था, तो एक सर थे अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री के, वो लिखने को टाइम देते ही नहीं थे। पूरा बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड होता था, पूरा बोर्ड लिख के भर दिए, समझा दिए। जितना मैं आपको एक छोटे से पेज में दे रहा हूँ ना, वो पूरा उतने पूरा बोर्ड में लिखने का टाइम मिलता था, लेकिन कुछ भी फिर भी कुछ भी नहीं छूटता था। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। हमें वो डायग्राम ड्रॉ करना है क्या, वो 6 ओरिएंटेशंस का? वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो सिर्फ आपको डायग्राम ध्यान रखना एनाट्रोपस वाला, क्योंकि आपको सिलेबस में वो है, और कैप्सुला का नाम है इसलिए आपको जानना जरूरी है। कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस एंड एनाट्रोपस और एम्फिट्रोपस। एनाट्रोपस। तीन तीन रखना, क्योंकि एक हॉर्स शू शेप है ना, वो बहुत पहले पूछा गया है। अप्रोक्सीमेट इज 2004 या 1996 95 के आसपास कुछ पूछा गया था।
लिखा गया? नहीं सर। जिनका हो गया अब तो रिवाइज करें। जिनका जिनका हो गया तो वो रिवाइज करें। इन वर्ड्स को बार बार बोला करें ताकि आपके जुबान पे हमेशा के लिए बैठ जाए वो। ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस, हेमीट्रोपस और क्या है? एनाट्रोपस, एम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। Anatropus, amphitropus and campylotropus are very important. In all three, Anatropus is most important since इसका डायग्राम आपके दीवार एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लस Anatropus के बारे में दिया भी गया है। हो गया? Campylotropus is a type of ovule which is rare in plants, जो कि कैप्सुला में पाया जाता है। लिखा क्या? हाँ सर हो गया। हाँ सर। जल्दी लिखो। इसके लिए आप लोग स्पेस छोड़ दो और स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले 2 लो, मिनट में लिखते हैं। जल्दी लिखो फिर तब। ओनली 2 मिनट। 26, 28 में फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। 27 हो गया। हाँ तो 1 मिनट खत्म हो गया। सर आप ये भेजो क्या, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए इतना पेज छोड़ दो जितना आपको लगेगा। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग 3 स्टार लगा सकते हैं। दूसरा था आपके पास कैप्सुला वाला, और एक था हॉर्स शेप। कौन सा था आपके पास? ले लिया स्क्रीनशॉट। लिया सर स्क्रीनशॉट। सबका हो गया? इसमें मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था ना, हॉर्स शू शेप, कौन सा था वो? तो फोर्थ वाला जो था। हाँ तो एम्फीट्रोपस में इट इज हॉर्स शेप, लिख लो, ये पूछा गया है। आगे बढ़ो। एक तो आपका थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, एंड कैम्पाइलोट्रोपस कैप्सुला की वजह से, ठीक है? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। इसका भी अच्छा, मैं तो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा।
नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूल्स का डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब तक जो था वो इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट, कि ओव्यूल्स कैसे कैसे डेवलपमेंट करता है। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, द प्लेसेंटा, इससे क्या बनेगा आपके पास, न्यूसेलस बनेगा। न्यूसेलस इज अ स्मॉल राउंडेड ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर, किससे बनेगा वो, प्लेसेंटा से इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एट दिस स्टेज सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर अनडिफरेंशिएटेड होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेचर कैसा होगा, सारा का सारा होमोजेनस, मींस इसका ओरिजिन सब सेल्स का एक ही होगा। एनसीईआरटी में एक टर्म है होमोजेनस, मींस ओरिजिन सबका सेम होता है। ठीक है ना, जैसे होमोलोगस उससे होमोजेनस है ना। हाँ सर। तो होमोजेनस होगा प्लस मेरिस्टेमेटिक सेल, किसके, न्यूसेलस के सारे सेल्स कैसे होंगे, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, मींस डिफरेंशिएट नहीं होंगे। लेटर इट बिकम्स पैरेनकाइमेटस, पहले क्या था आपके पास, मेरिस्टेमेटिक था, फर्दर क्या बनेगा, ये पैरेनकाइमेटस बनता है। देन वी हैव अ मास ऑफ सेल्स सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, क्या बोला मैंने, लेटर इट बिकम्स पैरेनकाइमेटस, देन फर्दर mass of cells are formed which are surrounded by single layer of epidermis. इनमें से एपिडर्मिस है, उसके नीचे कुछ हाइपोडर्मल सेल्स भी होंगे। सो एनी वन हाइपोडर्मल सेल्स ऑफ न्यूसेलस डिफरेंशिएटेड एंड इंक्रीज इन साइज, क्या बोला मैंने, फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स होंगे आपको एपिडर्मिस में, जैसे न्यूसेलस था, उससे दैट विल डिफरेंशिएट एंड बिकम hypodermal cells of nucellus differentiate and they increase in size. फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ ये था, कुछ अब साइज बड़ा कर लेगा, उनमें से कोई एक, एनी वन ऑफ दैट hypodermal cell of nucellus differentiate and increase in size, further it become different from rest of cell, क्योंकि और सारे सेल्स हैं, इनका साइज अलग होगी और इनमें कुछ साइज में आउटग्रोथ होगा, मींस साइज का इनलार्जमेंट होगा, तो और सेल से डिफरेंट दिखेगा या सेम दिखेगा, डिफरेंट। हाँ, दैट डिफरेंट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्के स्पोरियल सेल, क्योंकि आर्के स्पोरियल सेल हम लोग वहां भी पढ़े थे, मेल गैमेटोफाइट का पॉलिन फॉर्मेशन, तो सेम काइंड ऑफ आर्का स्पोरियल सेल यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये फीमेल के लिए होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आर्के पोरियल सेल। फर्दर इसमें होगा क्या, माइटोसिस, माइटोसिस होने के बाद ये दो सेल बनाएगा, प्राइमरी पैरेटल सेल जो कि आउटर होंगे, इनर वाले सेल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, इसको हम लोग पीएससी बोलते हैं, बीएससी के बजाय आपको पीएससी याद रखना है। क्लियर है क्या, हाँ प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ये आपके पास ये, अच्छा ये जो आपके पास ये वाला सेल है प्राइमरी पैरेटल सेल, it will form the outer cells of the sporogenous tissue. Yes sir. This sporogenous cells acts as microspore mother cell, इसमें कुछ डेवलपमेंट होगा और क्या कहलाएगा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा। कुछ समझ में आया क्या, मींस मदर सेल ऑफ द नेक्स्ट फॉर्मिंग कमिंग जनरेशन का मदर सेल होगा। एट माइक्रोपाइलर रीजन, कहां पर प्रेजेंट होगा ये, माइक्रोपाइलर रीजन में, तो आपको कौन सा चीज कहां पर प्रेजेंट है ये आपको ध्यान रखना है। At micropylar region, the MMC will present, and through meiosis it will form 4 haploid megaspore. तो समझ में आया, हाँ सर। हैप्लॉइड मेगास्पोर। आगे बढ़ने से पहले आपको डेफिनेशन जानना है, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। वहां पर एमएमसी का मतलब था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर एमएमसी का क्या मतलब है, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। भूमिका, फरहान, तनुश्री, आप लोग को भी बोलना है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल दैट वी कॉल एज एमएमसी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस। ये इतना क्या, हाँ सर। पक्का, हाँ। अब क्या होगा इसमें, जो आपके पास एमएमसी था ये डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। कभी आपसे सवाल पूछे कि एमएमसी किस प्लेडी लेवल पे होगा, तो क्या किस लेवल पे होता है वो, डिप्लॉयड कंडीशन। मियोसिस डिवीजन, मियोसिस होने के बाद देखो ऊपर वाला एंड को माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे वाला एंड को चिलाजल एंड बोलते हैं।
जो ये वाला सेल प्रेजेंट होगा वो किधर होगा, माइक्रोपाइलर एंड में होगा या चलाजल एंड में होगा? क्या बोलो। सर? जो ये वाला सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो स्पोरोजेनस सेल है, वो माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होगा या चलाजल एंड में प्रेजेंट होगा? माइक्रोपाइल। चल प्रोपाइल है। चलाजल या माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल। तनुश्री, माइक्रोपाइल में होगा सर। तनुश्री हाँ सर, क्या होगा, माइक्रोपाइल चलाजल? माइक्रोपाइल। तो आपने गलत बोला था, इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछा। तो क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड में ये वाला रीजन यहाँ प्रेजेंट होगा। अब ये मियोसिस होने के बाद विथ मियोसिस इज कंप्लीट इन 2 स्टेज, मियोसिस 1 मियोसिस 2, पहले 2 बनेगा फिर 4 बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएगा, जिनमें से 3 सेल ये डिजेनरेट होता है। बचेगा कौन, एक। क्या बोला मैंने, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म 4 टेट्रेट ऑफ सेल बनाएगा, 4 सेल बनाएगा, 4 स्पोर बनाएगा, 4 मेगास्पोर। क्लियर है क्या? जिनमें से these 3 cell, upper 3 cell and these cells are arranged in linearly, means एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। upper 3 means micropylar end के 3 cell will degenerate and the remaining 1 cell will further develop and this cell is known as megaspore। ये कैसा होगा, हैप्लॉइड एंड। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, हाँ सर, 3 डीजेनरेट क्यों हो जाते हैं? डीजेनरेट क्यों हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि एक फ्लावर में उनको एक फ्रूट बनाना ना, एक एम्ब्रियोसेक बनाना है। अगर एक से ज्यादा होगा तो एक से ज्यादा एम्ब्रियोसेक बनेगा। हाँ। इसी वजह से एक ही मेगास्पोर डेवलप होता है, समझा तो क्या? एक को ही सब न्यूट्रिशन मिलते हैं इसलिए क्या? हाँ, जब आप न्यूट्रिशन के बाद लेके आए हो तो जिस तरीके से एक हनी भी होता है ना, जैसे वहां पे भी सबको जिनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिनको जेली वाला फूड मिलता है, वही क्वीन बनती है। उसी तरीके से 3 of cell are deprived of many more what we can say favorable condition other than this one। so जो चलाजल एंड में प्रेजेंट होगा ना, इसको मैक्सिमम कंडीशन मिलती है, मैक्सिमम फायदे मिलते हैं और इनकी जरूरत पूरी होती है, जिनकी वजह से ये डेवलप करता है। और जो सारे के सारे हैं मेगास्पोर, जिनमें से 3 डिजेनरेट करेगा। जो लास्ट जो 4th वन बचेगा, जो सवाल मैं पूछूं कि विच एंड सेल विल फर्दर गोज डेवलपमेंट, माइक्रोपाइलर और चलाजल? चला चलाजल। सबको क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला सेल क्या करेगा, डेवलप करेगा। सुजैल, आपको आपका जो सवाल था क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, होगा। दिस सेल फर्दर डेवलप, एक होता है एफएनडी। एफएनडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा, रितिका? फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। वाह वाह, वेरी गुड, फर्स्ट न्यूक्लियर मुझे डिवीजन। FNR का याद है। एफएनआर क्या होता है? तो वो था ना फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज वाला। एनीवन, समर्थ? समर्थ, आप क्लास में हो? हाँ सर, हो। बोलो, एफएनडी क्या होता है? एफएनडी होता है, हाँ सर, न्यूक्लियोटाइड वो है। नहीं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन विच साइटोकिनेसिस डू नॉट फॉलो, मींस न्यूक्लियस का नंबर बढ़ते जाएगा। क्या बोलते हैं, एफएनडी। एफएनडी इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस बट इट इज इनकम्प्लीट माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन होने के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन का मींस सेल अलग अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग नहीं होते हैं। तो समझ में आया क्या? दिस मेगास्पोर अंडरगोस एफएनडी मींस इट इज अ टाइप ऑफ माइटोसिस, लेकिन इनकम्प्लीट माइटोसिस। तो क्या होता है आपने बोला इसमें? इस सेल में, इस मेगास्पोर में जो 3 डिजेनरेट हो गए, जो बचा 4th वन, ये इससे फर्दर डेवलपमेंट होगा। अच्छा, जब आपने रोका तो मैं एक टर्म और यूज कर लेता हूं, जहां पर ये एक सेल से, एक मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो ये टर्म मिला होगा, मोनोस्पोरिक। और मोनोस्पोरिक के बेस पे
नीट के 18 या 19 में सवाल पूछा गया है। इसमें किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, तो इट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि एक स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। किसी में 2 से होता है तो उसको हम लोग फर्दर अपने रिस्पेक्टिव क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? मैंने बोला व्हेन दिस मेगास्पोर अंडरगोज एफएनडी इट इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस बट इट इज इनकम्प्लीट माइटोसिस सिंस इन माइटोसिस nuclear division is followed by cytokinesis, means cytokinesis, what we can say karyokinesis is followed by cytokinesis। समझ में आया क्या? मीन्स वहां पर अलग अलग सेल बन जाएगा, 1 से 2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस साइटोकिनेसिस नहीं करता, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और क्या होता है, एक के अंदर 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। होने के बाद क्या होगा, एक सेल जाएगा चलाजल एंड की तरफ, दूसरा जाएगा माइक्रोपेलर एंड की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगा। इतना क्लियर है क्या? हाँ तो मैंने लिखा है न्यूक्लियस स्टार्ट्स, देखो ये सब टर्म लिखी नहीं आती है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कभी आपको डाउट ना रहे। मैंने ये सब पॉइंट लिखे नहीं जाते हैं, ये सारा कुछ जो भी लिखा ना एफएनडी, ये सब कुछ नहीं लिखे जाते हैं। ये एफएनडी का लिख दिया, लेकिन ये नहीं लिखेगा ये माइटोसिस है, इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट माइटोसिस। लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। इसके बदले में मुझे रिप्लाई में मुझे आपसे मार्क्स चाहिए, अच्छे वाले मार्क्स, क्वालिटी वाले मार्क्स, बिना चीटिंग के, बिना देख के, ठीक है? ये मुझे बदला चाहिए और कुछ। तो मैंने क्या बोला, एफएनडी के थ्रू एक सेल के अंदर क्या बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा एंड ईच न्यूक्लियस विल ट्रेवल टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये वाला अलग पोल हो गया, चलाजल पोल और माइक्रोपाइलर पोल। यहाँ पर ये अलग अलग आपको दिख रहा है, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है। इट गोज फर्दर माइटोसिस, एक माइटोसिस यहाँ पर हुआ, एक माइटोसिस यहाँ पर हुआ। क्लियर है? यहाँ पर 2 बना, 2 अलग अलग अपोजिट पोल्स में चले गए। ये फर्दर एफएनडी करेगा, फिर 1 से ये 2 बनेगा, 1 से 2 बनेगा। क्लियर है? फिर फर्दर ये एफएनडी जाएगा, मींस माइटोसिस करेगा, और 2 से ये 4 बनेंगे, ये 2 से फिर ये 4 बनेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलो ना यार। समझा। यहाँ इस कंडीशन में क्या है, 2 न्यूक्लियस एट ईच पोल, यहाँ पर क्या है 1 न्यूक्लियस एट ईच पोल। फर्दर इट गोज एफएनडी एंड फॉर्म 4 न्यूक्लियस एट ईच पोल, जिनमें से ईच पोल से एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगा। जिस तरीके से यहाँ पर ये अपनी अपनी ऑपोजिट पोल की तरफ ट्रेवल किया था, उसी तरीके से अलग अलग पोल से, ईच पोल से 2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ ट्रेवल करता हुआ यहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर पहुंच गया है। कुछ समझ में आया क्या? तो ये बेसिकली इट इज a kind of free organization in the nucleus of the cell, or we can say the forming megaspore, which is going to form megaspore, समझ में आया क्या? I think this चलेगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? It is a kind of free organization of nucleus inside the which is going to form what we can say embryo sac। समझ में आ रहा है क्या? अब फर्दर क्या होगा, यहाँ पर होगा साइटोकिनेसिस, मींस सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल मूव टुवर्ड्स सेंटर। बोलोगे क्या आप लोग? नहीं सर। अब बोलोगे, मैं सबको बहुत तमाचा मारूंगा, याद रखना। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये ईच पोल में 4 न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं। हर पोल से, मींस 2 ही पोल है, दोनों पोल से अलग अलग एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ ट्रेवल करेगा, जो आगे जाके क्या बनाने वाला है, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियस बनाएगा। इट फर्दर गो साइटोकिनेसिस, मींस साइटोकिनेसिस का सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो ये वाला 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड वाला मेम्ब्रेन डेवलप करके 3 अलग सेल बन जाएगा, ये वाला अपना अलग अलग बन जाएगा, ये चलाजल एंड पे, और बीच में ये दोनों, इसमें कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा नहीं है। इस तरीके से उस न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। क्लियर है क्या? जब ये फर्दर डेवलप करेगा तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, अगर आपको कुछ याद हो तो, दिस इज द चलाजल एंड, अगर कुछ आपको याद हो तो। वो 2 न्यूक्लियस मिलके एक सेल है क्या? एक सेल नहीं है,
हाँ, एक वी कैन से इट इज काइंड ऑफ वन सेल, लेकिन ये फ्यूज नहीं है, n+n है। हाँ पक्का? हाँ सर। हाँ, तो ये वाला चीज समझ में आ गया कि यहाँ से हाँ। ये, अच्छा यहाँ पे मैंने एरो नहीं दिया है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे डबल एरो डाल लो, ये डेवलप होने क्या बनाएगा आपके पास, ये इस तरह के बनाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है कि इट इज 7 सेल्ड स्टेज 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोला मैंने? 7 सेल्ड स्टेज 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्यों? 3 1 2 3 1 2 3 कि 3 3 कितने होते हैं? 8 ना? मुझे गिनती नहीं आती यार। 3 3 कितने होते हैं फरहान? 6। और बीच में कितने हैं? 2, तो 8 न्यूक्लियस हो गया। और सेल की बात करें, एक सेल ये, दूसरा तीसरा, 1 2 3, और ये वाला क्या है? इट इज कंसिडर्ड वन सेल। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं पूछा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फर्दर डेवलप करेगा, और डेवलप करने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग समवॉट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जहां से क्या होता है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस इन द माइक्रोपाइलर एंड। सवाल आपसे पूछेगा कि फिलीफॉर्म एपरेटस किस एंड में प्रेजेंट होता है? भूमिका आप बताएंगे। भूमिका, हाँ सर। filiform apparatus is present at which end? Micropylar end or clasal end? सर फिर से बोलो कि क्या बोला आपने? Filiform apparatus, it is a kind of finger-like projection which is formed at one end of embryo sac. तो मैं पूछ रहा हूँ कि filiform apparatus किस एंड में फॉर्म होगा? माइक्रोपाइलर एंड में या clasal एंड में? जल्दी बोलो। सर पता नहीं सर। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना यार, filiform apparatus will form at micropylar end and these, अच्छा, इसी फिलीफॉर्म एपरेटस में उसी एंड में क्या होता है आपके पास, ये जो अपर वाले माइक्रोपाइलर वाले 3 एंड वाले सेल हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। जिनमें से ये 2 सेल क्या कहलाएगा? सिनर्जिड। जो तीसरा वाला कहलाएगा एक सेल, और ये आगे आगे चल के इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। मतलब एग और उसका पूरा सेटअप क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। जो बीच वाला 2 सेल है उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये पूरा जी सराउंडेड बाय दैट वी पूरा कंपार्टमेंट क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल सेल, जो कि n+n के फॉर्म में है। दिस पोलर न्यूक्लियाई, दिस सेंट्रल सेल, इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द एम्ब्रियो सैक। इट इज बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन, इट इज हैप्लॉइड इन कंडीशन। क्लियर है? हियर द एग इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल इन द एम्ब्रियो सैक, and these antipodals are present, these cells are present, the cells which are present at the clasal end known as antipodals. इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? हाँ सर। सर हाँ, मैं कुछ क्या बोला था आपसे, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करता हूँ। ये आपके पास क्या है? आर्केस्पोरियल सेल है। इसमें डिवीजन होगा माइटोसिस दैट वी फॉर्म पैरेटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। इन अंदर वाला, बाहर वाला क्या है? पैरेटल सेल। पैरेटल मींस बाहर। ये पैरेटल सेल बाहर अलग से ये अपना अलग सेल का फॉर्मेशन करेगा। दिस सेल अंडरगोज further development that we call as megaspore mother cell. These cells are present at the micropylar end. कोई डाउट है क्या इसमें आपको? This further cell develops into 4, undergoes meiosis, linear tetrad of megaspore, out of which these 3 cells degenerate, and these remaining cell will further develop and form the functional megaspore at clasal end. Degenerating megaspore. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। समझा सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? फास्ट पढ़ा दिया क्या आप लोगों को मैंने? समझा सर। समझ में आया? फिर आपके लेवल से ऊपर चला गया? लेवल हेलो? में था सर। लेवल में था ना? हाँ सर। इससे इजी लैंग्वेज शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है? हाँ
ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे डिस्कस। वैसे आप समझ सकते हो, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। एनसाइड का डायग्राम है, ठीक है ना। अपर वाला एंड क्या होता है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दीज आर द न्यूसेलस, क्लियर है। एंड दीज सेल्स आर द मेगास्पोर मदर सेल, जो इसके अंदर क्या होगा, ये फर्दर आपके पास क्या बनाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर यहीं से बनेगा, ठीक है। ये तो माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये न्यूसेलस, ठीक है। इससे ये एक सेल से क्या बनेगा, ये वाला से ये क्या बनेगा, आपके पास 2 मेगास्पोर डायड बनेगा। फिर ये 2 से क्या बनेगा, मेगास्पोर टेट्रेट विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ये 4 बन गया, जिनमें से ये भी डिजेनरेट, ये भी डिजेनरेट, ये भी डिजेनरेट बचेगा। ये फर्दर डिवाइड करेगा और विद द हेल्प ऑफ एफ एंड डी ये 2 बनाएगा। ये 2 से ये 4 बनाएगा, क्लियर है क्या, 2 ईच पोल। फिर ये 2 से 4 बनेगा इन ईच पोल। आउट ऑफ 4 it will travel to the center known as central cell, the polar nuclei, clear है क्या, these are the polar nuclei in the central cell. This is the egg apparatus in which two cells are synergid and one is the egg apparatus. कोई दिक्कत है क्या, नहीं। the chalazal end cell are known as antipodals. फिर ये ना कुछ डायग्राम रोटेट किया गया है, कभी मत समझे कि सर ये यहाँ पे तो माइक्रोपाइलर एंड था, यहाँ पे चलाजल एंड कैसे हो गया, ये इसको उल्टा किया गया, ठीक है ना, क्योंकि इन जनरल क्या होता है कि माइक्रोपाइलर एंड नीचे होता है, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, ये आपका एंटीपोडल ऊपर चला गया, फिलिफॉर्म एपेरेटस और सिनर्जिड नीचे आ गया, एग भी नीचे आ गया और सेंट्रल सेल सेंटर पे रह गया। इसमें कोई दिक्कत है क्या, हेलो, पक्का, तो थोड़ा आप लोग जल्दी से लिख लो। सर 1 सेकंड वो डायग्राम दिखाएंगे लास्ट वाला। जो अभी मैंने आप फोटो खींच ले क्या फिर, 1 मिनट, ये वाला कह रहे हो क्या, हाँ सर। ये बिल्कुल उसी तरीके जैसे हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यही फंक्शनल मेगास्पोर में फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद ये 1 से 2 बना था, 2 से 4, 4 से 8, फिर वो अलग अलग तरीके से अरेंज होता 3 + 2 + 3, क्लियर है, ये इस तरीके से अरेंज। डायग्राम देखना था। कौन सा, ग्रीन वाला, हाँ ये सर ग्रीन सर। क्या ग्रीन, सर एक और, हाँ ये बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये डायग्राम एग्जैक्ट एनसीईआरटी की है। ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला चलाजल एंड है, फिर इसमें इसको रिवर्स किया गया है और ये कुछ इस तरीके से माइक्रोपाइलर एंड ये हो गया, चलाजल एंड ये हो गया, एंटीपोडल नीचे था ना ऊपर चला गया, दिख रहा है, ये एंटीपोडल इधर आ गया और ये सिनर्जिड नीचे चला गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। हाँ, आपको आप लोगों को फोटो लेना है, मैं बता रहा हूँ कैसे फोटो लेना है। सर आप इसका पीडीएफ में है ना, तो आप पूरा भेज दो ना हमें जितना हुआ, हाँ सर अभी पूरा कैसे लिख पाएंगे अभी तो। तो क्योंकि लैपटॉप से वो अच्छा फोटो भी नहीं आता। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। और दूसरी बात ये, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, क्या बताओ, सर फिलहाल सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर। और ये वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना है जो मैंने बनाया है, इसमें मेरी मेहनत है, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये लास्ट लाइन बच गया ना, वही सब है, फंक्शन है। चलो अभी अपने को 7 मिनट है ना, पढ़ते हैं। जो अपने पास सेंट्रल सेल था ना, वो n+, जब पीडीएफ भेजना ही है तो कंप्लीट कर लेते हैं। सेंट्रल सेल इन द फॉर्म ऑफ n+n बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये बिफोर क्या है, ये वाला बिफोर है, आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे बिफोर, मेरे तरह आपको B4 नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये वाला बिफोर लिखना है जो मैं ऊपर लिखा हूँ। बिफोर फर्टिलाइजेशन इट इज फॉर्म्ड एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, प्लेडी लेवल 2n हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा, ये फ्यूज होकर क्या बनाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n बनाएगा, इसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। बोलो यार, हाँ हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं। आवाज नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि दी सेंट्रल सेल n+n बिफोर फर्टिलाइजेशन इट एक्ट्स एज सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिनकी प्लेडी लेवल 2n हो जाएगी फर्टिलाइजेशन से पहले। हाँ सर समझा।
तो ये हाँ। पोलर न्यूक्लिया है ना बीच में क्या? सेंट्रल सेल में ही होता है पोलर न्यूक्लियाई। वो हम लोग तो फ्यूज नहीं करते ना लेकिन। नहीं, फर्टिलाइजेशन से पहले करेगा ना, जब वो करेगा, वो बोलते हैं जब वो एंडोस्पर्म बनाएगा उससे पहले, जब फर्टिलाइजेशन होने से पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। बात करें थोड़ा सा फिलीफॉर्म एपेरेटस, ये क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम न्यूसेलस फॉर एम्ब्रायो सैक, क्योंकि एम्ब्रायो सैक को न्यूट्रिएंट चाहिए, वो कौन देगा? फिलीफॉर्म एपेरेटस देगा। कहां से लेकर के? न्यूसेलस से। बोले कि भाई मेरे को उधार दे दो, मैं तुम्हें बाद में तुमसे ले लेना, लेकिन उधार तो कुछ नहीं होता है, वो उसे लेता है और उसको एम्ब्रायो सैक को खिलाता है। दूसरी बात क्या करता है? इट अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रायो। बोला था ना कि फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर है क्या? Yes, इट sir. अट्रैक्ट्स बाय रिलीजिंग सम काइंड ऑफ केमिकल। अगर थोड़ा सा आपको प्रूफ चाहिए कि कितने 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे है, मैं बात कर रहा हूँ। सेल्स की बात करूं, सेंट्रल सेल एक हो गया, एक सेल एक हो गया, 2 सिनर्जिड और ये 3 एंटीपोडल। 3 2 आई थिंक 5 होता है और 5 और 2 7 होता है, ऐसा सब मुझे पता है। आप लोगों को ये भी ऐसा पता मालूम है क्या? हाँ सर। मालूम है सर। ठीक है। बात करें इसकी न्यूक्लियाई की, पोलर न्यूक्लियाई 2 है, एक सेल न्यूक्लियस 2 है, सिनर्जिड न्यूक्लियाई 2 है, एंटीपोडल 3 है, और 3 2 5 और एक 6 और 2 शायद 8 होता है ना? हाँ जी। हाँ सर। These archaeosporial cell, थोड़ा सा मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, divides into 2 primary petal cell and primary sporonous cell, which these cell further differentiate and form MMC at the micropylar end. क्या बोला मैंने? These MMC form at micropylar end. Sporonous cell differentiate करेगा और क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर सेल बनाएगा, मीन्स मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा at a micropylar which undergoes meiosis and form megaspore tetrad in which 3 degenerate, 1 become functional. Clear है क्या? So 4 haploid megaspore are generally arranged in linear tetrad, and the lowermost, or we can say chalazal megaspore, that the one remain functional, इसी एक remain functional जो further development करवाएगा, इस तरीके का डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट which further develop that we call as female gametophyte or we can say embryo sac। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ। The other 3 will degenerate at micropylar end। The यहाँ पे लिख लेना फंक्शनल। क्या है ये? फंक्शनल। ऐड कर लेना। कर लोगे क्या आप लोग? हेलो? हाँ सर। इट इज फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोला मैंने? These functional megaspore produces female gametophyte। क्लियर है क्या? So in most of angiosperm, कैप्सुला भी उसमें आएगा। The chalazal megaspore remain functional। कोई दिक्कत है क्या? The chalazal megaspore remain functional, जो कि फर्दर क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, दैट इज द एम्ब्रायो सैक। कोई डाउट है? नहीं सर। सर। कुछ है तो पूछ लो, फिर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। मैं सारा आप लोगों से फिर ना, मतलब कि आंखें, सिर्फ आंखें बंद होंगी या फिर कभी, या फिर मैं सामने किसी को खड़ा करके क्लास में पूछ लूंगा, ध्यान रखना आप लोग, किसी से भी पूछ सकते हो, फरहान से लेकर सम्मा तक सबको। और ये मत नहीं सर मेरी इंसल्ट हो रही है और ये हो रही वो हो रही। कोई अगर रोने वाला कुछ ना तो फिर बहुत पिटाई करूंगा मैं, पंखे में लटका दूंगा मैं, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। इतना पढ़ के आना और इसके आगे पढ़ के आना। हाँ सर। Thank you, sir.